हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रभव जोशी और आप सबका स्वागत है लेट्स प्रिपेयर में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सेकंड लेक्चर हमारी सीरीज़ का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हम जनरली ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन के ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं या पार्टिकल्स को, जिनके अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं होता या फिर वेलोसिटी होती ही नहीं। दूसरी तरफ डायनेमिक्स में हम एक्सेलरेटेड या फिर डी एक्सेलरेटेड मोशंस को लेते हैं। वैसे डायनेमिक्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। जब काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मोशन या फिर उसकी ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं, पाथ की ज्योमेट्री, किस तरह वो मूव कर रहा है। वहीं काइनेटिक के अंदर हम उसके कॉज को, मोशन क्यों हो रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। वो थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है। वैसे ये सारी बाइफर्केशंस आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एज ये न्यूमेरिकल्स में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। पर मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप ध्यान देंगे कि पूरे मैकेनिक्स में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मोशन। मोशन से ही हमारी वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन आता है, और मोशन की स्टडी ही हमें सब कुछ पूरे मैकेनिक्स के अंदर करनी होती है। तो एक सिंपल सा सवाल उठता है, मोशन होता क्या है? वेल, अ सिंपल आर्ग्यूमेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन इज मोशन इज चेंज इन पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो वो मोशन कर रहा है। नाउ एक फॉलो अप क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पोजीशन? इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इस समय आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बॉल दिखाई दे रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं बॉल कहां पर है, तो आपका सिंपल आंसर क्या होगा? ऑन द टेबल। बॉल टेबल के ऊपर रखी है। अगर मैं ज्यादा प्रिसाइज पूछना चाहूं तब क्या आंसर देंगे आप? डेफिनेटली बॉल टेबल के सेंटर में रखी है। पर अगर मैं ये टेबल ही यहां से हटा दूं, ना, बॉल कहां पर है? अब बॉल की पोजीशन शायद बताना मुश्किल है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बॉल हमारी स्क्रीन के सेंटर में है जिससे हम उसे देख रहे हैं। पर मैं बात कर रहा हूं एक इन्फिनिट डार्कनेस की, जहां पर सिर्फ ये बॉल है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इस बॉल की पोजीशन कहां पर है? सो इससे हमें क्या समझ में आता है? कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम जनरली, ये हमारा इंट्यूशन है जिसको हम कभी सोचते नहीं है, हम किसी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव बताते हैं। हम हर चीज को लाइक फॉर अ ह्यूमन बीइंग हम किसी ऑब्जेक्ट को दूर या पास बोलते हैं, तो वो दूर या पास किससे होता है? हम खुद से। हम खुद को रेफरेंस मान के उस पोजीशन को दूर या पास, राइट या लेफ्ट डिफाइन करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पोजीशन को। सपोज एक फैमिली है, उसमें 5 मेंबर हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। ये पांचों एक लाइन में बैठे हुए हैं चेयर्स के ऊपर, और इन चेयर्स के बीच में 1-1 मीटर का डिस्टेंस है। हमें नहीं पता कि कौन किस पोजीशन में बैठा है, पर हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। ए सेड C is 1 meter left to me. B said D is 1 meter right to me. E said C is 4 meter left to me. And C said D is 3 meter right to me. ये 4 स्टेटमेंट है जिनके बेसिस पे हमें उनका रिलेटिव अरेंजमेंट बताना है। तो अगर पहला क्वेश्चन पहला हमारा स्टेटमेंट देखें, उसके हिसाब से A said C is 1 meter left to me. तो पहले C बैठेगा एंड देन A बैठेगा, राइट। सेम फॉर द सेकेंड, बी सेड डी इज 1 मीटर राइट टू मी। तो उस कंडीशन में पहले बी आ जाएगा एंड फिर डी आ जाएगा। सो थर्ड स्टेटमेंट कहता है ई सेड सी इज 4 मीटर लेफ्ट टू मी। तो 4 मीटर लेफ्ट का मतलब है उनके बीच में एटलीस्ट 3 लोगों की जगह खाली है। तो सी व्हेन 3 स्पॉट्स ब्लैंक एंड देन ई। एंड द लास्ट स्टेटमेंट है सी सेड डी इज 3 मीटर राइट टू मी, मतलब सी और डी के बीच में भी 2 लोग हैं। तो अगर हम चारों इक्वेशंस को एक साथ देखें, चारों स्टेटमेंट्स को एक साथ देखें, तो हम सिंपली अरेंजमेंट बना सकते हैं सी, ए, बी, डी और ई का। नाउ आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान दी होगी, आपका एप्टीट्यूड कितना भी अच्छा हो, फिर भी आपको एक बार लिख के इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। अगर मैं इसको इस तरह सॉल्व करने की जगह सारी इंफॉर्मेशन किसी एक ही मेंबर से ले लेता, सपोज मैं ए से बाकी सबके रिलेटिव पोजीशन उसके कंपैरिजन में पूछ लेता, तो ए मुझे क्या बताता कि सी उसके राइट में है, बी उसके लेफ्ट में है, डी उससे एक पोजीशन दूर राइट में है, और ए उससे 2 पोजीशन दूर है। तो उस कंडीशन में मेरे पास एग्जैक्टली सबकी पोजीशंस मिल जाती।
तो ये होता है बेनिफिट किसी एक कॉमन पॉइंट को लेके बाकी सारे पॉइंट्स निकालने का। यहाँ पर हो सकता है आपको लगे कि दोनों सिस्टम बराबर हैं, पर अगर 5 मेंबर की जगह मैं 15, 50 या 100 मेंबर ले लूँ, तो और अगर मैं सबको अलग अलग रिलेटिव पोजीशन से कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स लूँ और सबको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो प्रैक्टिकली बहुत बहुत टफ हो जाता है। उसके कंपैरिजन में अगर मैं किसी एक से बाकी सबके रिलेटिव पोजीशन उसके उसके एस्पेक्ट में पूछ लूँ, तो मेरे पास सिर्फ उतने ही डेटा रहेंगे जितने नंबर ऑफ पीपल या मेंबर्स थे। सो ये इसको बोलते हैं एक कॉमन पॉइंट, और मैथमेटिकल या फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे कहते हैं ओरिजिन। एक ओरिजिन होने से हम बाकी सबकी रिलेटिव पोजीशन उसके कंपैरिजन में निकाल के इजीली उसको राइट डाउन कर सकते हैं, इजीली उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, इस बार 2 डायमेंशंस के अंदर। आपके सामने इस समय एक प्लेग्राउंड आ रहा होगा। ये एक फुटबॉल ग्राउंड है जिसमें पोजीशन ए और पोजीशन बी पर 2 प्लेयर्स बैठे हुए हैं। नाउ हमें इन दोनों पोजीशंस के बीच में इनका डिस्प्लेसमेंट निकालना है और इन दोनों की पोजीशंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक ओरिजिन कंसीडर करते हैं। सपोज इसके कॉर्नर में हमने ओरिजिन कंसीडर किया। अब आप देख सकते हैं सिंस इसकी एक लेंथ है और ब्रेथ है, तो मैं इसकी लेंथ को एक्स एक्सिस दे देता हूं और ब्रेथ को वाई एक्सिस दे देता हूं। अब मुझे मेरे ओरिजिन से लेके पॉइंट ए तक और ओरिजिन से लेके पॉइंट बी तक 2 डिस्टेंसेस मिलेंगे। कैसे निकालें डिस्टेंस को? पहले एक सिंपल तरीका होगा, वी कैन फॉर द टाइम बिंग हम कंसीडर कर सकते हैं। सपोज मेरा जो रेक्टेंगल है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, वो 10 मीटर का है और आपका जो ब्रेथ है उसकी वो है 6 मीटर। ए पॉइंट है वो कहाँ पर है? तो हम एक काम करते हैं, 0 से लेके 4 तक जाते हैं और 4 से फिर 3 पे जाते हैं। इस तरह से मैं ए पे पहुंच जाऊंगा। इस कंडीशन में मेरे पास ए के जो मेरे कोऑर्डिनेट्स आए वो आए 4,3। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? नाउ मुझे पता है 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो मैंने ऐड तो कर नहीं सकता डायरेक्ट, बट आई कैन डू वन थिंग। अगर कोई भी डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कोई भी वैल्यू होगी, तो उसे मैं सफिक्स लगाऊंगा आई कैप, और अगर वही चीज वाई डायरेक्शन में होगी तो मैं सफिक्स लगाऊंगा जे कैप। सो मेरी अब वैल्यू आती है 4 मीटर इन एक्स डायरेक्शन तो 4 मीटर आई कैप, एंड 3 मीटर इन वाई डायरेक्शन तो 3 मीटर जे कैप। ये मेरी ए की पोजीशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू माय ओरिजिन। अब ये क्वांटिटी कैसी है? इस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, और ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। सो नाउ वी हैव अ वेक्टर फ्रॉम माय ओरिजिन ओ टू द पॉइंट ए, और ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर्स, जो किसी भी पार्टिकल की ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर ओरिजिन। सिमिलरली मैं पॉइंट बी का भी वेक्टर निकाल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर, जो मेरी इक्वेशन के हिसाब से आएगा 9 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये मेरे ए और पी के पोजीशन वेक्टर्स हो गए। नाउ इससे हम बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। क्या? आइए देखते हैं। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे टोटल लेंथ निकालनी है मेरे वेक्टर की, या फिर ओरिजिन और मेरे पोजीशन वेक्टर या जो फाइनल पोजीशन आ रही है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आपका सामने एक सिंपल ट्राइंगल है जिसकी जो है ओ ए डैश। इसको अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेनस स्क्वायर। तो सिंपली मेरे पास जो लेंथ आएगी मेरे वेक्टर की वो आएगी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज कंप्लीटली अंडर रूट। तो हमें क्या मिल रहा है इसके हिसाब से? द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज इक्वल्स टू उसके x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर विच होल ब्रैकेट अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर हम वैल्यू लेंगे तो मुझे उसकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं टोटल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलता है पोजीशन वेक्टर, उसी डायरेक्शन के अंदर यूनिट 1 वैल्यू की वेक्टर। नाउ हमारे पास ओ ए है, ओ बी है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं फॉर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से ट्रैवल करके पॉइंट बी पर जा रहा है तो वो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? बाय नेचुरल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम जानते हैं, इफ आई ड्रॉ वेक्टर ओ से ए तक एंड देन ए से बी तक विच इज इक्वल्स टू ओ से बी तक, तो अगर मैं ए बी निकालना चाहूँ वो सिंपली होगा ओ बी माइनस ओ ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ
इनिशियल डेस्टिनेशन। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो सिंपली मुझे मिल जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस कंडीशन में वो कितना आएगा, फॉर ओ बी आई हैव 9 आई कैप माइनस 4 जे कैप, और माइनस करेंगे सॉरी माइनस नहीं प्लस है, ओ बी इज 9 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस ओ ए की वैल्यूज है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो फाइनल वैल्यू आती है ए बी माई वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस जे कैप। तो मेरे पास एक वेक्टर आ गया जो मुझे डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कितनी होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसके अगर मैं लेंथ निकालने बैठूं तो हमें पता है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो लेंथ ऑफ द ए बी इज अंडर रूट 26। इस तरह से हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, उसकी डायरेक्शन, सब कुछ काफी इजीली निकाल सकते हैं। इसमें जो आई कैप एंड जे कैप आ रहे हैं उन्हें बोलते हैं बेसिस वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। अगर मैं एक यूनिट एक्स डायरेक्शन में चलूंगा तो मैं एक आई कैप डिस्टेंस चलूंगा। सेम कंडीशन अब तक हमने जो डिस्कस किया वो एक्स और वाई एक्सिस के लिए है, सेम हम काम इसको एक्स्ट्रापोलेट करके बना सकते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए। तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, सपोज मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड z1, तो मेरे पास r वेक्टर जो मेरा पोजीशन वेक्टर होगा उस पॉइंट के लिए विल बी इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब तक हमने बात की पोजीशन वेक्टर की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जहां पर हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं 0, 0, 0। बट कई बार क्वेश्चंस के अंदर मेरा ओरिजिन इस पॉइंट से शिफ्ट हो जाता है। सपोज मेरा ओरिजिन 0 की जगह एक्स एक्सिस में थोड़ा सा शिफ्ट होके आ जाए 2 के ऊपर, तो नाउ मेरा डिस्टेंस जैसे इन द प्रीवियस क्वेश्चन हम देख सकते हैं, अगर मैं अपना डिस्टेंस को थोड़ा सा शिफ्ट करूं, अगर ओरिजिन मेरा 0 की जगह 2 पर आ जाए तो मेरी जो लेंथ बचेगी एक्स डायरेक्शन की वो हो जाएगी 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। यही काम हम तीनों डायरेक्शंस में कर सकते हैं, ताकि अगर मेरा ओरिजिन थोड़ा सा भी शिफ्ट होता है तो मेरे पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला चेंज होके बन जाता है x माइनस एक्स नॉट आई कैप प्लस y माइनस वाई नॉट जे कैप प्लस z माइनस जेड नॉट के कैप। तो ये मुझे मिल रहा है मेरे x नॉट वाई नॉट जेड नॉट पोजिशन ओरिजिन के लिए पोजीशन वेक्टर फॉर x y एंड z कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली अगर मैं इसका नॉर्म निकालना चाहूँ या इसका लेंथ निकालना चाहूँ कि ओरिजिन से मेरे पार्टिकल तक कितना डिस्टेंस है, विच इज अंडर रूट एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, और अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो इट इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन के बारे में, कैसे इनसे इसका यूज किया जाता है, इनकी क्या डेफिनेशंस हैं और मैकेनिक्स में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तब तक के लिए थैंक यू।